हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। आज हमारे साथ है मनीष। इन्होंने अभी 17 को इन्होंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया है। इनका एग्जाम कैसा रहा, इन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया, क्या क्या किया, एग्जाम से रिलेटेड इनको वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, सेंटर पे क्या प्रॉब्लम, ये सब चीजें हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। हम बात करते हैं मनीष से। आपका जो है एग्जाम सेंटर कहाँ पे था, और आपका वहाँ पे सेंटर में मतलब एटमॉस्फेयर कैसा था, और क्या क्या इश्यूज हुए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। मेरा एग्जामिनेशन सुल्तान फाउंडेशन अमावसी एयरपोर्ट के पास था और मेरा जो एग्ज़ाम था 17 ऑफ सेकंड शिफ्ट में था। और वहाँ पर माहौल अच्छा था, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, पॉजिटिव था, कोई ऐसा मतलब नॉइज़ या क्राउड नहीं था। और सारे बच्चे पेपर मेरे से पहले जो देकर आए थे वो भी आराम से निकल रहे थे और कोई ज़्यादा इशू नहीं था, कुछ इशू। और हमें मतलब सेंटर पर जाते समय हमें अपने बेसिक चीज़ें जैसे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेकर जाना चाहिए। और आप सेंटर पर टाइम से पहुंचे और आप सेंटर पे एंट्री पहले ही कर लें। जैसे ही टाइम स्टार्ट हो आप एंट्री कर लें, ताकि बाय द वे आपके अंदर मतलब सेंटर के अंदर कोई बायोमेट्रिक इशू होता है या कुछ इशू होता है तो उसको विद इन टाइम रिजॉल्व हो जाए, तो आपको अपने परफेक्ट टाइम पर एग्जामिनेशन देने को मिल जाए, जिससे आप पैनिक ना हो एग्जामिनेशन में। ठीक है। जैसे कि मनीष पहले भी एग्जाम दे चुके हैं आप, तो ये बताइए कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, और क्या क्या डिफरेंस था पहले और इस बार एग्जाम में। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, जिसमें मैंने लास्ट अटेम्प्ट में मेंस दिया था। और जो लास्ट बार मैंने पेपर दिया, इस बार जो पेपर दिया है, दोनों का कुछ मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा है। बस थोड़ा सा इन्होंने इंग्लिश और जीएस का लेवल इंक्रीज किया है। और जीएस तो वैसे पहले भी अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मतलब उसको प्रैक्टिस कर करके हमने जीएस को अच्छा कर लिया। लेकिन इस बार जीएस का इन्होंने क्वेश्चन और मतलब चेंज किया है, टीसीएस से बिल्कुल डाइवर्स कर दिया है। और बाकी मैथ और रीजनिंग का जो लेवल था उसको, रीजनिंग तो बहुत ही इजी कर दिया है, जिसमें एक एवरेज बच्चा भी 50 में 50 ला सकता है। मैथ्स के 4-5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, अगर स्टूडेंट टाइम मैनेज कर लेता है तो सारे क्वेश्चन डुएबल हैं। ठीक। आपने जो है कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और किस पैटर्न में किया है, इसको जरा थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। एग्जैक्टली जो मैं मॉक देता था, मैं उसी पैटर्न में मेन एग्जामिनेशन को किया हूँ। और मेरा 80 प्लस मैंने अटेम्प्ट किया है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो काफ़ी टफ थे, जिसमें वोकैब्स मैंने मतलब ब्लैक बुक से पढ़ा, लेकिन उसमें रिले मतलब कुछ रिलेट नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया। और बाकी जो मैं मॉक देता था उसमें सबसे पहले मैं इंग्लिश करता था, फिर जीएस अटेम्प्ट करता था, फिर रीजनिंग कर लेता था, फिर मैं मैथ्स करता था। इस पैटर्न में मुझे अपने मैथ्स के लिए काफ़ी टाइम मैं सेव कर लेता था। तो इसी पैटर्न में मैं मेन एग्जामिनेशन दिया हूँ, जिससे वहाँ भी मेरे टाइम सेव हुए, जिससे जो टफ क्वेश्चन थे उनको मैं दोबारा कर सका। अब आप एडवाइस क्या करना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को किस उसी सीक्वेंस में करना चाहिए, कि आपने उसमें कुछ मतलब चेंज करके करना चाहिए, आपको क्या वहाँ पे सीख मिली इस चीज से, इस बार एग्जाम से। एग्जैक्टली मैं बताऊं तो मेरा मोटो यही रहता था कि मैं पहले इजी क्वेश्चन को कर लूं, और बाद में मैं सारे टाइम बचा के फिर मैं जो टफ क्वेश्चन है जैसे मैथ्स के रीजनिंग के उसको मैं अटेम्प्ट करूं। तो जो मेरा पैटर्न था मैं इन्हीं को मेन एग्जामिनेशन में फॉलो किया। लेकिन मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा कि जो आप जिस पैटर्न में मॉक दे रहे हो आप उसी पैटर्न को मेन एग्जामिनेशन में अप्लाई करना। क्योंकि अगर हम दूसरे के स्ट्रेटेजी को हम अप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रेटेजी आदमी अपने अकॉर्डिंग, स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग बनाता है। आपकी स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग होगी तो आप अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। अल्टीमेटली हमें मतलब क्वेश्चन को सही करना होता है, एक्यूरेसी के साथ सही करना होता है, और अपने टाइम को मैनेज करना होता है। तो आप जिस पैटर्न में एग्जामिनेशन को मतलब मॉक में फॉलो कर रहे हैं उसी पैटर्न में आप मेन एग्जामिनेशन में बैठे। ठीक है। अब आप सेक्शन वाइज बताइए कि आपने किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और मतलब लेवल क्या था, किसका ज्यादा टफ था, और किस टाइप के क्वेश्चंस आए। मैं मतलब रीजनिंग में तो फुल आउट ऑफ फुल किया हूँ, और मैथ्स में 3-4 क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, तो मैं उनको कर रहा था, तो मेरे कुछ कैलकुलेशन एरर आ रहा था तो मैंने उसको फिर छोड़ दिया। और इंग्लिश में मैं 20 के मतलब अप्रॉक्स में क्वेश्चन किया हूँ। और जीएस में मैंने 15 के करीब किया हूँ, क्योंकि जीएस में कुछ क्वेश्चन है जो आपको वन लाइनर मिल जाएंगे, जो पीवाईक्यू अगर आपने टीसीएस पीवाईक्यू लगा रखा है, अगर अच्छे से आपने पढ़ रखा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आपको मिल जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन है
जो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और उसमें अगर आप एलिमिनेशन कर सकते हैं तो ये मतलब आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो 10 क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब उसको आप आराम से कर सकते हैं। इसीलिए मैं जीएस में 15 क्वेश्चन किया हूँ, मैंने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा, अब आप टॉपिक वाइज बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि आपने रीजनिंग में जैसे कि आपने किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं? ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले उस टॉपिक को नहीं पूछता था, अब उस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन, ऐसा कुछ हो रहा है एग्जाम में? क्योंकि बहुत से बच्चों से ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। वैसे जो टॉपिक मतलब पहले आ रहे थे उसमें मतलब वैसे ही आ रहे हैं कि आप, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जो ब्लड रिलेशन है आप उसको अच्छे से करके जाइए। कोडिंग डिकोडिंग के हमेशा से क्वेश्चन आए हैं, इसमें भी आ रहे हैं, और नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन हैं उसमें वो भी आ रहे हैं, लेकिन वो इजी हैं। सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, सीरीज के क्वेश्चंस कुछ हैं जो आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं तो सीरीज के क्वेश्चन सबसे लास्ट में करिए, और बाकी सारे क्वेश्चन उसी मतलब रेशियो में आ रहे हैं। बस ब्लड रिलेशन हो गया, और कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और नंबर एनालॉजी हो गया, तो इनका वेटेज अच्छा खासा है। अच्छा, मैथ्स में किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या कुछ जैसे पहले बीच में हो रहा था कि लोग बोल रहे थे कि मेंस के टॉपिक्स भी प्री में पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से बहुत सारे बच्चे मॉक लगा रहे थे। तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि मॉक्स के मतलब मेंस के क्वेश्चंस जो है प्री में ऐसा कुछ पूछे जा रहे हैं, मेंस के टॉपिक्स कुछ ऐसे पूछे जा रहे नहीं, जैसा सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चन आए हैं तो वैसा तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, अरिथमेटिक जैसे टीसीएस में आता था इजी आ रहा है। बस जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन चैलेंजिंग है, और मेंसुरेशन के क्वेश्चन चैलेंजिंग हैं, जिसमें मतलब लेंथ ऑफ आर्क हो गया और सरकमफ्रेंस हो गया। तो इसके क्वेश्चंस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हैं, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गए, इसके क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लग सकते हैं। तो आप पहले इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसके बाद जो टफ क्वेश्चन हो उनको लास्ट के लिए छोड़ दें, वो भी हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन डुएबल हैं। बस जो एडवांस एडवांस मैथ्स है तो उसके क्वेश्चन थोड़ा सा है आपके लिए कैलकुलेटिव पड़ सकता है, बाकी आप सब मतलब सब नॉर्मल ही क्वेश्चन। हैं? अच्छा, जीके में जैसा हो रहा है कि इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा हैं, वन लाइनर कम है। तो किस टाइप के, क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है उसमें कुछ एलिमिनेशन मेथड वर्क कर रहा है कि उससे बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए। जीके में ये तो मैंने इससे पहले, मेरे शिफ्ट से पहले मैंने रिव्यू देखा था, तो कुछ बच्चों का एलिमिनेशन हो जा रहा था। लेकिन मैं अपने अगर शिफ्ट में बताऊं तो एलिमिनेशन वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, तो उसमें मतलब वो क्वेश्चन ही पता नहीं कहाँ से पूछ रहे थे। किसी स्टेट का मतलब स्पोर्ट पूछ रहे थे, वो भी उनमें से कोई मतलब ये पूछ रहे थे कि कौन सा संस्करण है, कौन सा अटेम्प्ट है। तो उसमें कुछ रिलेट ही नहीं हो पा रहा था, हम एक भी स्टेटमेंट को नहीं कैप्चर कर पा रहे थे। तो इसमें एलिमिनेशन मुझे लग रहा था टफ है। और बाकी जो वन लाइनर क्वेश्चन थे वो मतलब डुएबल थे, अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ रखा है तो। बाकी स्टेटमेंट के क्वेश्चंस थे, हाँ अगर आप हार्ड ट्राई करेंगे तो कुछ एलिमिनेट हो सकते हैं, बट ये एक रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि आपको उसमें मतलब 100% नहीं मतलब श्योर होगा, क्योंकि वो सारे नए क्वेश्चन है, बिल्कुल नए क्वेश्चन। और करंट के अप्रॉक्स कितने क्वेश्चंस आए होंगे और करंट का लेवल क्या था? करंट का मतलब आया था 4-5 एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं वो करंट के सारे क्वेश्चन छोड़ा हूँ। 4-5 क्वेश्चन थे, जिसमें से कुछ स्टेट के थे, और वो स्टेट के क्वेश्चन ऐसे थे कि उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा गया था। और बाकी करंट का मैंने कुछ नहीं अटेम्प्ट किया, तो इसीलिए मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। सो इंग्लिश में, इंग्लिश का जैसे आपने बताया कि इंग्लिश का पहले से थोड़ा सा पेपर टफ था, तो इंग्लिश में आपने मतलब इंग्लिश में अब ये बताइए कि इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए। और कैसे कम समय में अब जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए इंग्लिश के लिए? इंग्लिश में जो आपने अपना बेसिक रूल्स पढ़ रखा है, जिन टीचर से पढ़ रखा है, उनके नोट्स को रिवाइज कीजिए, क्योंकि एरर आ रहे हैं, वो सेम ही एरर आ रहा है, वर्ब के एरर आ रहा है, सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट के एरर आ रहे हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट है वो बहुत लेंदी है, आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। शायद एक बार पढ़ने से ना आए, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एरर है वो आराम से डिटेक्टेबल है, आप उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। जो पैसेज हैं, पैसेज वो ऐसे टॉपिक से पूछ रहे हैं जैसे जो मतलब द हिंदू के आर्टिकल होते हैं, वहां से आ रहा है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, वो सेंस बेस्ड आ रहा है। बाकी है डुएबल है, अच्छा खासा मतलब। ठीक है, तो अब आप ओवरऑल एग्जाम के बारे में ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि लगभग कट ऑफ कितनी जाएगी, और बच्चों को मतलब सेफ अटेम्प्ट कितना होगा?
अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो लास्ट बार से इस बार वैकेंसी भी कम है, और केवल हमारा जो मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन रहता है वो हमेशा से चैलेंजिंग मतलब रहा है। वही कट ऑफ को थोड़ा सा मतलब ऊपर या नीचे ले जाता है, लेकिन इस बार का जो मैथ और रीजनिंग है उसका जो लेवल है बहुत मतलब देखा जाए तो एवरेज है। तो इस बार का कट ऑफ ज़्यादा जाना चाहिए पिछले कंपैरिजन में। मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा, या मेरा यही अनुमान है कि जो कट ऑफ रहेगा 150 के करीब ही रहेगा। और आपको अगर अटेम्प्ट करना है तो आप 80 प्लस 85 प्लस अटेम्प्ट करके आइए, क्योंकि 80 प्लस क्वेश्चंस डुएबल हैं। ठीक है। एट द एंड आप बच्चों को एडवाइस क्या करना चाहेंगे कि उन्हें इतने कम समय में अगर किसी चीज को किस चीज पे ज्यादा ज्यादा किस मतलब किस सब्जेक्ट से किस चीज पे ज्यादा फोकस करके जाएं कि मतलब एग्जाम उनका अच्छा हो। जो मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं मैथ्स में स्पेशली बात करूंगा, जो वो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, अपने फॉर्मूला को अच्छे से पढ़िए। आपके फॉर्मूला आपके टिप्पर होने चाहिए। अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो उस फॉर्मूले पर एक दो क्वेश्चन आप करके रिपीटेडली उस पर प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश में आप अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, वहां पर पेपर करते समय इंग्लिश के वहां पर आपको बहुत ध्यान देना है। और वोकैब्स, कुछ वोकैब्स नहीं आ रही हैं, कुछ वोकैब्स ब्लैक बुक से ही आ रही हैं। और बाकी जीएस है, जीएस में 10 से 15 क्वेश्चन डुएबल हैं, आराम से आप कर सकते हैं। रीजनिंग तो फुल आउट ऑफ फुल डुएबल है, अगर आप कोई सिली मिस्टेक नहीं करते हैं तो आपके रीजनिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच मनीष, आपने अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। ये आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो भी जिनका भी एग्जाम होने वाला है। सो थैंक यू सो मच आपको। सो आइए, आपने मनीष का जो है पूरा मनीष के बारे में जाना कि उन्होंने कैसे एग्जाम को दिया, कैसे क्या अटेम्प्ट किया और कितना आपके लिए सेफ स्कोर होगा। तो मैं आप लोग को अब जिनका बच्चों का नेक्स्ट एग्जाम है उनको तो मैं मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। सब लोग बहुत अच्छा एग्जाम करके आइए। लेकिन एक जो चीज और बच्चों के साथ हो रही है वो ध्यान रखिएगा कि आपके साथ वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं ऐसा जो बोल रहे हैं कि कुछ सिस्टम्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज आप वो सब चीज को भी माइंड में रख के चलिए कि आपके साथ वहां ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। पैनिक नहीं करना है, जितने टाइम मिले आपको, जितना भी टाइम मिले उसमें आपको अपना 100% देना है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको ये सब बातें समझ में आई हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। और आपको ऑल द बेस्ट, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।